नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के बैंकिंग सेक्टर पर भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। साथियों, कुछ लोग पहले ये भी गलत आरोप लगाते हैं और लगाते रहे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में असंगठित क्षेत्र के लोगों को मदद करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। पहले की सरकारों में क्या हुआ वो तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन 2014 के बाद स्थिति ऐसी नहीं है। जब सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से नौजवानों के बिना गारंटी लोन देने की ठानी, तो बैंक के लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया। जब सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लोन अमाउंट को डबल कर दिया, तो ये बैंक के कर्मचारी ही थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक मदद पहुंचाई। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रांतीय सेवा संवर्ग के 26 अफसरों की 21 अगस्त को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होगी। इस डीपीसी की बैठक में यूपी के डीजीपी विजय कुमार, मुख्य सचिव डीएस मिश्रा के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। पीपीएस की इस डीपीसी में 1993 बैच के 16 अधिकारी और 94 बैच के 10 अफसर आईपीएस हो जाएंगे। यूपी पुलिस का 21 अगस्त को विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यक्रम होगा, जिसमें 26 पीपीएस अधिकारी की पदोन्नति होगी और वो आईपीएस बन जाएंगे। इसमें 93 बैच के 16 और 94 बैच के 10 अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा 13 पीपीएस अधिकारी ऐसे भी हैं जो इनसे सीनियर तो हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। पीपीएस से आईपीएस प्रमोशन पाने का अफसरों को साइड इफेक्ट भी भुगतना पड़ेगा। अमूमन जो अधिकारी अगस्त महीने में पीपीएस से आईपीएस बनेंगे, उनका प्रमोशन तो आईपीएस में हो जाएगा, लेकिन सैलरी में कोई इजाफा नहीं होगा और ना ही कुछ सालों तक सैलरी बढ़ती है। दरअसल पीपीएस में सीनियरिटी के आधार पर जो अफसर आईपीएस बनने की कगार पर होते हैं, उनका सैलरी स्केल डीआईजी और आईजी के बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे ही अधिकारी आईपीएस होगा, इनको आईपीएस का बैच उसी साल का मिलता है। ऐसे पीपीएस अफसरों की सैलरी तो शुरुआती नहीं होती, कुछ सालों तक उन पीपीएस अफसरों को उसी तनख्वाह में काम करना पड़ता है। नियम है कि जो तनख्वाह मिलती है वही तनख्वाह मिलती रहेगी। भविष्य में इंक्रीमेंट नहीं होगा जब तक कि उनका बैच प्रमोशन पाकर सैलरी स्केल तक नहीं पहुंच जाता। उत्तर प्रदेश में 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए योगी सरकार ने सब्सिडी पोर्टल को लाइव कर दिया है। अब जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद से ईवी खरीदी है, वो इस पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद 4 स्तरीय वेरिफिकेशन पूरा होते ही सब्सिडी की राशि ग्राहक के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 में निहित क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया तय की है। इसके तहत यूपी डेस्को ने पोर्टल का निर्माण किया है। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना की क्रियान्वयन के लिए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। इसमें क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना अधिसूचित होने की तिथि 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी होगी। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदक को वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पात्र आवेदक वो होंगे जिन्होंने नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन का क्रय एवं पंजीयन कराया हो। अपर आयुक्त परिवहन राजीव श्रीवास्तव के मुताबिक पोर्टल पर आवेदन के बाद 4 स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया होगी। पहला सत्यापन डीलर के स्तर पर होगा, जबकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन और फिर डिपार्टमेंट स्तर पर सत्यापन किया जाएगा और अंत में टीआई सत्यापन करेंगे। पोर्टल पर दी जानकारी के अनुसार सत्यापन पूरा होने के बाद 3 कार्य दिवस में बैंकिंग भागीदार सब्सिडी की राशि ग्राहक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सेब की खेती करने वाले किसानों और कारोबारी को एक बड़ी सौगात दे दी है। सरकार ने सेब की बिक्री पर भ्रम को खत्म करते हुए कहा है कि राज्य में सेब सहित सभी फलों की बिक्री बक्सों के नहीं बल्कि वजन के हिसाब से होगी। हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य में सेब सहित सभी फलों को बक्सों के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी आश्वासन दिया है कि मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कमीशन एजेंट्स को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं जो वजन के हिसाब से सेब नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा हम सेब खरीद में सौदा करने के लिए अन्य राज्यों में कमीशन एजेंट्स को लाइसेंस जारी करेंगे। जानकारी के अनुसार इससे पहले कमीशन एजेंट्स ने धमकी दी थी कि अगर सेब सहित अन्य फलों को बक्सों में नहीं बेचा गया तो वो फसल को नहीं उठाएंगे। पहले एजेंट सेब की फसल को बॉक्स के हिसाब से खरीदते थे, लेकिन इस वर्ष से सभी से चर्चा के बाद राज्य सरकार द्वारा 24 किलोग्राम की सीमा के साथ प्रति किलोग्राम सेब बेचने की नई प्रणाली शुरू कर दी गई है। इससे किसानों को ज्यादा पैसे मिलेंगे और उन्हें लाभ होगा। भारत की सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन में इतिहास रच दिया है। दोनों की जोड़ी ने पहली बार ये खिताब हासिल किया है। कोरिया के योसू में खेले गए फाइनल मुकाबले में सात्विक चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया के फाजर अल्फिया और मोहम्मद रियां अर्दियांतो को हराया और खिताबी जीत दर्ज की। सात्विक चिराग की जोड़ी ने कई खिताब अपने नाम किए हैं। इसमें CWG में गोल्ड मेडल, थॉमस कप में गोल्ड, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक शामिल है। सात्विक चिराग की जोड़ी भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसे हमारी फैंस पहली बार देख रही है। शुरुआती दौर में दोनों खिलाड़ी सिंगल्स में अपना करियर बनाने में जुटे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के कोच ने अपनी राय दी और दोनों की राय एक जैसी थी। इसके बाद दोनों ने एक साथ खेलने का फैसला लिया। दरअसल सात्विक के कोच पुलेला गोपीचंद और चिराग के कोच उदय पवार ने कहा कि अगर दोनों जोड़ी बनाकर डबल्स खेलेंगे तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सात्विक और चिराग के कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचाना था और साथ खेलने की सलाह दी थी। सात्विक में कोर्ट में पीछे से जबरदस्त स्मैश लगाने की क्षमता है। वो स्मैश की गति बदलकर सामने वाले खिलाड़ी को गलती के लिए मजबूर कर देते हैं, जबकि चिराग लंबे कद के हैं और उनका डिफेंस काफी मजबूत है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने कोच की बात मानी और साथ खेलने का फैसला किया। अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने माइंड से पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं तो जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। MIT के छात्र अर्नब कपूर ने एक ऐसा ही हेडसेट बनाया है जिससे बिना बोले केवल दिमाग में सोचने भर से ही आप पिज्जा ऑर्डर कर सकेंगे। दिल्ली में जन्मे अर्नब कपूर ने ऑल्टर ईगो नाम का एक डिवाइस बनाया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइंड रीडिंग हेडसेट है। ये अपनी तरह का पहला ऐसा डिवाइस है। ऑल्टर ईगो डिवाइस का प्रोटोटाइप 2018 में शुरू हुआ था। इस डिवाइस से यूजर्स को मन में ही शब्दों को सोचना होता है और फिर इसकी और AI असिस्टेंट की मदद से आप दूसरे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति डिवाइस पहनने के बाद बिना किसी से बातचीत किए पिज्जा या सबवे ऑर्डर कर सकता है। दरअसल हम सभी अपनी हड्डियों और अपने कान के पर्दों यानी कि ईयर ड्रम्स दोनों के माध्यम से कोई भी साउंड सुनते हैं। ज्यादातर साउंड हमें हमारे कानों से सुनाई देती है। ईयर ड्रम साउंड वेव को वाइब्रेशन में बदलता है और उन्हें कोक्लियर या कान के अंदर वाले हिस्से तक पहुंचाता है। बस ये डिवाइस भी इसी थ्योरी पर काम करता है। इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए अर्नब कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में इंटरव्यू लेने वाले अर्नब से एक सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब में अर्नब बिना एक भी शब्द बोले उनका जवाब दे देता है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जासिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।